माँ और बेटी का रिश्ता बड़ा ही पवित्र होता है। कहते हैं कि बेटी को सबसे ज़्यादा इस दुनिया में अगर कोई समझ सकता है, तो वो माँ समझ सकती है। बेटी का अगर सबसे अच्छा कोई दोस्त होता है, तो वो माँ होती है। माँ ही है एक जो अपने बेटी की पल-पल की खबर रखती है और बेटी को बारीकी से समझ सकती है। भले ही उसकी गलतियों को वह पिता से छुपाए या फिर खुद समझकर बेटी को समझाने की कोशिश करे। बेटी भी माँ को दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त समझती है। लेकिन एक ऐसी कहानी जिसमें माँ और बेटी के रिश्ते को शमशार कर दिया। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक बेहद ही खौफनाक कहानी के साथ। शायद इस कहानी को सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मेरठ की। मेरठ में एक थाना लगता है, परतापुर थाना। परतापुर थाने के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है, दादरी गांव। दादरी गांव में सुबह का समय रहता है। तारीख रहती है 4 जून। 4 जून की सुबह एक व्यक्ति नहर के पास से गुजर रहा था। तभी वह देखता है कि नहर में एक लड़की की लाश है। सिर धड़ से अलग था। अब वह घबराने लगता है और वहां से भागने लगता है। कुछ दूर पहुंचता है, 2-4 लोग मिलते हैं तो उन्हें बताता है कि नहर में एक लड़की की, नौजवान लड़की की लाश है। सिर धड़ से अलग है। काफी खौफनाक मंजर है। अब लोग जाकर देखते हैं तो वाकई में एक लड़की की नहर में लाश पड़ी हुई थी, नहर के किनारे। अब लोग सदमे में आ जाते हैं, हदस जाते हैं। फौरन ही पुलिस को फोन किया जाता है। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है तो लोगों की मदद से बॉडी को नहर से बाहर निकाला जाता है। नहर से बाहर निकालने के बाद पुलिस देखती है कि शायद आसपास सिर भी होगा, क्योंकि पूरी बॉडी थी लेकिन धड़ से सिर अलग था, पता ही नहीं था। अब पुलिस के लिए जांच कर पाना बड़ा मुश्किल था कि आखिर लड़की है कौन, नाम क्या है, इसका कत्ल किसने किया है, क्योंकि जब तक सिर मिलेगा नहीं, पहचान नहीं हो पाएगी। अब पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। तभी फॉरेंसिक टीम भी आ जाती है। वो भी अपने तरीके से जांच पड़ताल शुरू करती है। तभी लड़की के सलवार से एक पर्ची निकलती है और पर्ची में एक नंबर लिखा हुआ था, फोन नंबर। पुलिस उस फोन पर जब कॉल करती है तो एक लड़का जो कि 17 से 18 साल का रहता है, जिसका नाम किशोर रहता है। किशोर फोन रिसीव करता है और कहता है कि हाँ बताइए आप कौन। तभी सामने से आवाज जाती है कि मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। एक लड़की का कत्ल हुआ है, उसके शलवार से, उसके जेब से एक पर्ची बरामद हुई है जिस पर तुम्हारा नंबर था। तुम कौन बोल रहे हो और कहाँ रहते हो? फिर वो अपना एड्रेस बताता है, नाम बताता है। पुलिस उसे अपने पास बुलाती है। फौरन ही किशोर उसके पास जाता है और पुलिस लड़की की पहचान कराती है कि क्या तुम इसे पहचान सकते हो, क्योंकि इसके जेब में तुम्हारा नंबर था, पर्ची पर लिखा हुआ, और लड़की का सिर पता नहीं है कहाँ है। नहर में तलाश की जा रही है। अब इधर शरीर को देखकर, उसकी बॉडी को देखकर, कपड़े को देखकर लड़का रोने लगता है और पहचान लेता है। कहता है कि साहब, यह तो आस्था है। इसकी उम्र 17 साल है और यह मेरे ही कॉलेज में पढ़ाई करती है। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मेरी रोजाना इससे बातचीत होती है। अब पुलिस उससे घर पूछती है कि इसका घर कहाँ है। किशोर बताता है कि सर, ये इसका घर हमारे गांव के सामने वाले दादरी गांव में है। अब इधर पुलिस उसके घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद उसकी माँ घर पर रहती है। माँ बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी। पुलिस जाकर पूछती है कि आपकी बेटी कहाँ है, आस्था कहाँ है? माँ बताती है कि साहब वो तो कल से गायब है और मैंने काफ़ी तलाश की, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। न जाने वो कहाँ चली गई है। मैं काफ़ी परेशान हूँ। अब इधर पुलिस कुछ सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, सीडीआर निकालती है। तभी सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि एक स्विफ्ट कार से कुछ लोग एक कुछ बोरियों में एक लड़की को भर कर ले जा रहे हैं और एक झोला भी रहता है। अब पुलिस उसके आधार पर माँ से पूछताछ करती है और लोगों से पूछताछ करती है। तभी एक बड़ी हैरान कर देने वाली कहानी सामने निकल कर आती है।
दरअसल साथियों, दादरी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जो घर का मुखिया रहता है, जिसका नाम रमेश रहता है। रमेश अर्धसैनिक बल यानी कि सीआरपीएफ का जवान रहता है। इधर देश की सेवा के लिए वो छत्तीसगढ़ में रमेश की ड्यूटी थी, वो ड्यूटी पर थे। और इधर उनकी शादी, पास में ये गांव पड़ता है महरौली, महरौली की रहने वाली मीनाक्षी से उनकी शादी हो जाती है। सब कुछ सही चल रहा था। धीरे धीरे दो बेटे और एक बेटियां, जिनमें सबसे बड़ी आस्था रहती है। आस्था का एक और नाम तनिष्का भी रहता है। उम्र 17 साल हो चुकी थी। 11वीं की पढ़ाई करने के बाद किसी कारणवश अब उसका अलग स्कूल में एडमिशन लिया जाता है। 12वीं में उसे उसका एडमिशन कराया जाता है और फिर अब आस्था उस स्कूल में जाकर पढ़ाई करने लगती है। लेकिन तभी धीरे धीरे उसकी नज़र पड़ती है एक उसी स्कूल में पढ़ने वाले लड़के किशोर पर। अब इधर किशोर से वो बातचीत करने लगती है। दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन आस्था उससे उसका फ़ोन नंबर लेती है और फ़ोन नंबर लेकर अपने पॉकेट में रख लेती है और फिर घर जाकर माँ के फ़ोन से वो फ़ोन पर बात करने लगती है। धीरे धीरे फ़ोन पर बात करने लगती है, लेकिन पर्ची जो थी वो पॉकेट से निकालना भूल गई थी। इधर बातचीत आगे बढ़ती है और फिर दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। इधर नाबालिग लड़की 17 साल की, लड़का भी नाबालिग, दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। क्लास की मोहब्बत, कॉलेज की मोहब्बत, दोनों एक दूसरे से बेहद बात करने लगते हैं। रात रात भर छुप छुप कर दोनों बातें करते थे। एक दिन उसकी माँ बात करते हुए बेटी को देख लेती है। बेटी को डांट फटकार लगाती है और फिर मोबाइल छीन लेती है। इधर बेटी मोबाइल मांगती रहती है, लेकिन माँ मोबाइल नहीं देती है। माँ कहती है तुम्हें पढ़ाई करना है, तुम पढ़ाई करो। ये लड़कों से तुम बात करना कब से सीख ली हो? लड़कों से बात करना बंद कर दो। ये कौन लड़का है? तभी वो बताती है कि माँ वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसी से बातें कर रही हूँ। लेकिन माँ डांट फटकार लगाती है, ये तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, बिगाड़ने की नहीं, तुम छोड़ दो, ये काम मत करो। अब बेटी उस दिन तो मान जाती है, लेकिन फिर छुप छुप कर अपने कॉलेज में उस किशोर से मिलने लगती है। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है। अब दोनों प्यार में इस कदर डूबने लगते हैं कि दोनों की चाहत अब आगे बढ़ने लगती है। इधर तनिष्का अपने दोस्त प्रेमी किशोर से बातें करने लगती है। बात करते करते फिर एक दिन माँ पकड़ लेती है। बार बार समझाती है कि बेटा ये गलत है, ऐसा मत करो। वो कौन लड़का है? लेकिन तनिष्क उसे बताती नहीं थी, अपने माँ को कभी नहीं बताती थी। इधर पिता ड्यूटी पर थे, उन्हें घर परिवार के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब भी फ़ोन करते थे हाल चाल सब बढ़िया ही मिलता था। और इधर बड़ी बहन थी, 11 साल और 14 साल के दो भाई भी थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, घर परिवार सब कुछ था। उसके पिताजी रमेश कुछ दिन पहले छुट्टी पर आए थे और फिर छुट्टी खत्म होते ही अपने ड्यूटी पर छत्तीसगढ़ चले जाते हैं। इधर माँ अपनी बेटी को स्कूल जाना बंद कर देती है, लेकिन फिर बेटी के जिद के आगे माँ हार जाती है और फिर बेटी स्कूल जाने लगती है। समय बीतता गया, सब कुछ ठीक ठाक था। माँ को लगा कि बेटी अब सुधर चुकी है। अब इधर माँ के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियाँ भी थी। फिर एक रात यानी कि 4 जून की रात को वो बेटी को बात करते हुए देख लेती है। बेटी से उसका फ़ोन छीनती है कि तुम्हें बात नहीं करना है। लेकिन बेटी जिद पर आ जाती है, मुझे बात करना है, तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे फ़ोन दे दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब इधर माँ जिद पर आ जाती है और फिर बेटी के साथ हाथापाई होने लगती है। बेटी अपने माँ को मारने लगती है और माँ बेटी को मारने लगती है। बेटी को फ़ोन चाहिए था, उसे अपने प्रेमी, अपने दोस्त से जी भर कर बातें करनी थी। प्रेमी के आगे वो अपनी माँ को ना समझ पाई और ना ही उसकी बात मानने को तैयार थी। इधर जिद पर बेटी अड़ी हुई थी। माँ बार बार मना करने की कोशिश करती रही, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है कि हाथापाई के बीच माँ उस बेटी का गला पकड़ती है और जाने अनजाने में आस्था का गला दबा देती है। अब अचानक से वो नीचे गिरती है और फिर उठ नहीं पाती है।
इधर माँ देखती है कि यह तो नीचे गिर चुकी है, कहीं मर तो नहीं गई। उसे देखती है तो उसे पता चलता है कि सांसें तो थम गई है। अब किसी डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो डॉक्टर मृत घोषित करेगा और फिर पुलिस केस बन जाएगी और जेल जुर्माना होगा। अब इससे बचने के लिए आस्था की माँ अपने सगे भाइयों को फोन करता है। जब फोन करती है तो मेहरौली में रहने वाले उसके दो सगे भाई कमल और समरपाल और फिर एक उसके बहन का लड़का जिसका नाम गौरव रहता है, तीनों स्विफ्ट कार से घर पहुंचते हैं अपनी बहन के। जब पहुंचते हैं तो आस्था की माँ उसे कमरे में लेकर जाती है और जैसे ही वो कमरे में जाते हैं तो देखते हैं सामने आस्था नीचे धरती पर गिरी पड़ी है और उसकी तो मौत हो चुकी है। अब लोग समझ नहीं पाते हैं। अब अपनी बहन को बचाने के लिए वो सोचते हैं कि आखिर क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि पुलिस भी न पकड़ पाए, किसी को पता भी न चले। अब अपनी बहन को बचाने के लिए तीनों मिलकर मां के सामने ही किसी धारदार हथियार से सर को काट कर अलग कर देते हैं, यानी कि धड़ और सर को अलग कर देते हैं, दो टुकड़ों में कर देते हैं और फिर बोरियों में भरकर डिग्गी में भरते हैं और वहां से कुछ दूर जाकर गंग नहर पड़ती है। उस नहर में उसके आधे टुकड़े को यानी कि धड़ को फेंक देते हैं और वहां से कुछ दूर और जाकर के एक और नहर पड़ती है, उसमें ले जाकर सिर को फेंक देते हैं। अब इधर अगले दिन जब पुलिस को पता चलता है तो पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है, सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, सीडीआर खंगालती है तो माँ की हरकत सामने आती है। माँ सारी कहानी बताती है, लेकिन सारे अपराधी तो पकड़े जाते हैं, उसके दोनों मामा के लड़के, लेकिन एक लड़का जो उसके मौसी का लड़का है गौरव, वो अभी भी फरार है। पुलिस छापेमारी कर रही है ताकि वो पकड़ा जाए तो शायद कुछ और भेद खुले। अब पुलिस पूछती है कि सिर कहाँ है, तुम लोगों ने सिर कहाँ फेंका है, आखिर आस्था का सिर कहाँ है। अब इधर दोनों ही अपराधी उसके मामा के लड़के बताते हैं कि सिर को तो हमने दूसरी नहर में फेंक दिया है, नहर में पानी काफ़ी ज़्यादा था। अब इधर पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कई घंटे बीतने के बाद जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ अभी तक सिर पुलिस को बरामद नहीं हुआ है, मिल नहीं पाया है। बॉडी का पोस्टमार्टम होता है और बॉडी घर वालों को, रिश्तेदारों को सौंप दी जाती है और इधर माँ को और उसके दोनों भाइयों को बेटी के भांजे के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाता है और फिर जेल भेज दिया जाता है। इधर पुलिस आसपास के लोगों से इस कत्ल के बारे में पूछती है तो लोग शन्न थे, किसी को कुछ भी पता नहीं था, लोग जुबान खोलने को तैयार नहीं हैं। या फिर हो सकता है कि लोग डर के मारे बोलने को तैयार ना हो सकता है कि उसके दोनों भाई साथी अपराधी हैं, क्या पता जेल से निकलने के बाद उनकी भी हत्या कर दें। अब डर के मारे आसपास के लोग, पड़ोसी गांव वाले बोलने को तैयार नहीं हैं। इधर पुलिस को प्रेम प्रसंग का मामला साफ नजर आता है, किशोर ने भी गवाही दी और फिर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली गई तो कई सबूत ऐसे मिले, कई सबूत और भी ऐसे मिले जिससे यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग के मामले में माँ ने ही अपने आंखों के सामने बेटी को मरवाया है। लेकिन पुलिस अभी भी सीडीआर और कॉल डिटेल्स की तलाश में है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कत्ल में उसका पिता रमेश भी शामिल हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह घर आया था और अपनी ही बेटी का कत्ल करवाकर वह ड्यूटी पर चला गया। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है कि कहीं पिता भी तो कातिल नहीं है। अब इधर चारों तरफ सन्नाटा है, गांव में सभी लोग सदमे में हैं। एक जवान लड़की का कत्ल हो जाता है और कत्ल इतना दर्दनाक, इतना भयंकर होता है कि लोगों की रूह कांप जाती है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। कमेंट कर जरूर बताइएगा कि क्या माँ गलत थी या फिर बेटी, क्या कोई और रास्ता ऐसा था जिससे बेटी को समझाया जा सकता था। और आजकल की बेटियां अपने माँ बाप के प्यार को भूल करके जिस तरह से प्रेमी के लिए, अपने आशिक के लिए उनकी भावनाओं में बहकर, उनके प्रेम प्रसंग में बहकर सब कुछ सौंपने को तैयार हो जाती हैं और अपने माँ बाप के साथ हाथापाई पर, और यहाँ तक कि कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें लड़कियां अपने माँ बाप का प्रेमी के लिए कत्ल भी कर देती हैं और अंत में नसीब होता है तो सिर्फ जेल।
तो साथियों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हमारी बहन बेटियां इस घटना से सीख ले सकें और फिर ऐसी घटनाएं हमारे समाज में दोबारा ना हो। तो साथियों, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।